Hello everyone, this is विकास. I hope you all are doing very good. So welcome to my YouTube channel विकास क्लासेस. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट सेकंड ऑफ जर्नल पेपर 1. सो इससे पहले भी काफ़ी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं रिसर्च के. सो जिन्होंने वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हो. ठीक है, इसके अलावा हमारा जो टारगेट रहेगा वो यही रहेगा कि 100 MCQs हम डिस्कस करें रिसर्च के और 100 पर्टिकुलर हर यूनिट के हम डिस्कस करें. तो आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ MCQ सीरीज, साथ साथ में मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा. और नेक्स्ट जो लाइव सेशन होगा हमारा वो लाइव होगा. ठीक है, सो जो आपके डाउट होंगे वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना. बेसिकली आपके डाउट नहीं होंगे, जो मुझे लगता है जो क्वेश्चन रेज होने चाहिए वो डेफिनेटली मैं पहले से ही आपके लिए वो क्लियर करके मैंने रखे हुए हैं. ठीक है, ताकि आपको उस टॉपिक के रिगार्डिंग, कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग कोई दिक्कत ना आए. ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डिस्कस करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट MCQ सीरीज़. सो ये पहला क्वेश्चन है हमारा. ठीक है, अ स्टेटमेंट दैट प्रेडिक्ट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल इज़ नॉन एज द. ठीक है, जो रिलेशनशिप होता है कॉज और इफेक्ट में, ठीक है, जो कॉज और इफेक्ट में एक रिलेशनशिप होता है उसको जानने के लिए कौन सा इसमें से नल हाइपोथेसिस यूज़ होगा, एक्सपेरिमेंटल यूज़ होगा, इंडिपेंडेंट उसे बोलेंगे या डिपेंडेंट बोलेंगे. ठीक है, उसको प्रूव करने के लिए एक तरह से. ठीक है, उसका जो रिलेशन है दोनों में आपस में. तो मैं ये चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ अभी यहाँ पे. अभी जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो क्या होता है, जो चीज़ें आपको पहले से पता है. ठीक है, जो चीज़ें आपको पहले से पता है हम उसे नल हाइपोथेसिस बोल देते हैं. ठीक है, ये बड़ी बोरिंग हाइपोथेसिस होती है जिसमें आपको पहले से जो चीज़ पता होती है. ये इंटरेस्टिंग नहीं होती, जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होता कोई नई चीज़ जानने का. सो अब अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको कॉज और इफेक्ट क्लियर करवा देता हूँ. जैसे एक सन है, सन की जो लाइट है वो प्लांट पे पड़ रही है तो वो एक कारण है, एक कॉज है वो. और जो प्लांट है वो ग्रो कर रहा है, उस पर इफेक्ट पड़ रहा है. ठीक है, तो कॉज क्या हुआ, रीज़न क्या हुआ कि जो सन की लाइट है वो पड़ रही है पौधे पे और पौधे पे इफेक्ट पड़ रहा है तो वो ग्रो अप कर रहा है. ठीक है, जितना पौधे पे इफेक्ट पड़ेगा उतना वो ग्रो अप करेगा, जितनी लाइट कम पड़ेगी उतना वो लेस ग्रो अप करेगा. ठीक है, सो यहाँ पे कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप है, हमने उस पर डिस्कस करना है. ठीक है, सो नल हाइपोथेसिस जो चीज़ आपको पहले से पता होती है तो इसमें से जो रिसर्च का मुद्दा है वो ख़त्म हो गया. नल हाइपोथेसिस में जो चीज़ आपको पहले से पता है, लेकिन कॉज और इफेक्ट में आपको पहले से कैसे पता होगा. ठीक है, कि किस चीज़ का कौन सा कारण है, कौन सा रीज़न है, किस वजह से क्या चीज़ हो रही है. सो यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तो इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो चीज़ होती है जो आप चेंज नहीं कर सकते. कॉज है जो आपका वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आप इसको चेंज नहीं कर सकते. इफेक्ट आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको आप चेंज कर सकते हो. लेकिन दोनों ऑप्शन कैसे सही हो सकते हैं, हमने तो एक चूज़ करना है. ठीक है, ये जो दोनों ऑप्शन है हमारे यहाँ पे गलत हैं. ठीक है, इसको हम एक को चूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, एक को चूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कॉज और इफेक्ट दोनों इंटररिलेटेड है, हमने दोनों का संबंध देखना है यहाँ पे. सो एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस इसमें आती है जो दोनों के रिलेशन को क्रिएट करती है. एक्सपेरिमेंट जब तक आप नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि सन का जो इफेक्ट है कितना प्लांट पे पड़ रहा है. अगर वो कम पड़ेगा क्या होगा, ज़्यादा पड़ेगा तो क्या होगा. ठीक है, सो इन एन एक्सपेरिमेंट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज वेरिएबल दैट इज वेरिड और मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर. हियर द डिपेंडेंट वेरिएबल इज रिस्पॉन्डेंट दैट इज मेजर. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज डोज एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल इज फ्रिक्वेंसी. ठीक है, मीन्स अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है हमारा कॉज, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है इफेक्ट. ठीक है, अभी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा यहाँ पे. ठीक है, टू बी कॉन्फिडेंट दैट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट इट इज़ नेसेसरी टू. क्या ज़रूरत हो सकती है यह सुनिश्चित करने के लिए कारण और प्रभाव संबंध मौजूद है. ठीक है, क्या चीज़ इसमें से किस चीज़ की आवश्यकता होती है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है कि जिसमें कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप है उनमें किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है. सो सबसे पहले जानना होगा नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन क्या होता है, पॉजिटिव कॉरिलेशन क्या होता है, कंट्रोल और नेगेटिव कॉरिलेशन क्या होता है यहाँ पे. ठीक है, सो अगर हम इसको डिस्कस करें यहाँ पे, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन मैंने डिस्कस किया हुआ है पहले से. ठीक है, अगर आप फॉलो करें मुझे तो आपको इसमें बहुत सारे सेशन मिल जाएंगे जिसमें ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं. फिर भी नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन क्या होता है, कुछ लोग मुझे फॉलो करके आएंगे मेरे चैनल पे. ठीक है, मेरे अनअकैडमी पे भी हैं तो मुझे फॉलो करके आएंगे कुछ लोग, तो वहाँ पे भी मैंने काफ़ी कुछ डिस्कस किया हुआ है. सो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि जब आप किसी सोशल एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हो. फॉर एग्जांपल आप एक ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे सभी लोगों का एक बिहेवियर है वो अलग है.
ठीक है, तो आपने ऑब्जर्व किया कि सभी लोगों का बिहेवियर अलग है, तो उसमें एक वेरिएबल हो गया कि सोशल एक्टिविटी एक वेरिएबल हो गया, आपके दिमाग में एक वेरिएबल आ गया, आपने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया। तो यहाँ पे क्या होगा, इन अ रिसर्च मेथड कॉमनली यूज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट एंड अदर सोशल साइंटिस्ट, दिस टेक्निक इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग इन्वॉल्विंग स्टडी डैट सब्कॉन्शियसली बिहेवियर ऑफ पार्टिसिपेंट इन नेचर सराउंडिंग्स। जो जो आपके आसपास हो रहा है आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करोगे अगर आप कोई रिसर्चर हैं तो। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि एक वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट वेरिएबल्स हैं हमारे पास, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट वेरिएबल। सो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन क्या होता है, सोशल्स को जो एक्टिविटी को करता है, लेकिन ये सोशल एक्टिविटीज़ यहाँ पे डील नहीं कर रही है हमारी। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन हमारा गलत ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। अब और ऑप्शन हम निकाल देते हैं यहाँ पे क्या क्या है। पॉजिटिव कॉरलेशन में क्या होता है कि बिटवीन टू वेरिएबल इन विच बोथ वेरिएबल मूव इन सेम डायरेक्शन, जहाँ पे दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में जाते हो। तो अब जो कॉज है वो इफेक्ट के सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहा, ठीक है। कॉज रीज़न कुछ भी हो सकता है, इफेक्ट कुछ भी पड़ सकता है उसका, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि अगर जो सनलाइट है वो ज़्यादा तेज़ पड़ेगी तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि नुकसान भी हो सकता है, ज़्यादा कम पड़ेगी तब भी नुकसान हो सकता है, सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहा। सो देयरफॉर व्हेन वेरिएबल इंक्रीज एज अदर वेरिएबल इंक्रीज, अगर एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा भी इंक्रीज़ होगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। इसके ऑपोजिट अगर हम नेगेटिव कॉरलेशन की बात करें, इसमें क्या होता है कि एक अप जाता है एक डाउन जाता है, एक इंक्रीज़ होता है तो दूसरा डिक्रीज़ होता है। सो ये दोनों ही कॉरलेशन हमारे इसमें नहीं आएंगे बिल्कुल भी, ठीक है। अब चलते हैं कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। जब किसी चीज़ का इफेक्ट पड़ता है, कॉज बनता है, कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट डालता है, तो डेफिनेटली उस चीज़ को हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये हमने अभी रिसेंटली इसको डिस्कस किया है एक क्वेश्चन में, बिल्कुल सेम उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो सेम रहेगा। सो एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट इन साइंटिफिक टेस्ट दैट इज डायरेक्टली मैनिपुलेटेड बाय साइंटिस्ट इन ऑर्डर टू टेस्ट अ सिंगल वेरिएबल एट अ टाइम, ठीक है। सो आपको इसमें क्या करना पड़ता है कि एक सिंगल वेरिएबल वन टाइम आपको डिस्कस करना पड़ता है, उसके बाद सेकंड वेरिएबल की पहले जो वेरिएबल है उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है और किस पे पड़ रहा है, ठीक है। सो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। द वेरिएबल बीइंग टेस्टेड इज़ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो आप वेरिएबल टेस्ट कर सकते हो इंडिपेंडेंट है, जिसको चेंज कर सकते हो वेरिएबल को, जिसमें आप चेंजेस ला सकते हो वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च इज़, पहला स्टेप क्या है रिसर्च का, यहाँ पे प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना, सर्चिंग ए प्रॉब्लम आपको पता होगी तभी आप सिलेक्ट करोगे, प्रॉब्लम ढूंढोगे, फाइंड द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम को हमेशा आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। अगर हम रिसर्च की बात करें वो कैसे, हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इसको, ठीक है। हाँ, तो ये कुछ स्टेप मैंने दिए हुए हैं। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, रिव्यू द लिटरेचर, जर्नल्स पढ़ लिए, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, बुक्स पढ़ ली, अगर कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो आइडेंटिफाई करने के बाद, है ना। फॉर एग्जांपल किसी घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसका रीज़न है अल्कोहल की वजह से घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो ये क्या हो गया कि प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है। अब उसका सोल्यूशन बड़े बड़े विद्वानों से पूछोगे, बुक से लोगे, जर्नल से लोगे कि कैसे सोल्यूशन हो सकता है, बड़े केस स्टडी वगैरह करोगे आप। क्लियरिटी द प्रॉब्लम, है ना, प्रॉब्लम को क्लियर करना, क्लियरिटी डिफाइन टर्म कॉन्सेप्ट, डिफाइन द पॉपुलेशंस, डेवलपमेंट, इंस्ट्रूमेंट प्लान, कलेक्ट डेटा, एनालिसिस द डेटा। सो रिसर्च ऑल ओवर क्या है हमारी कि हाउ एंड व्हाट, ये क्वेश्चन है रिसर्च का कि हाउ एंड व्हाट क्या होगा और कैसे होगा, है ना। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग अबाउट यूज अल्कोहल बिवरेज बाय कॉलेज स्टूडेंट, सो सेम मैंने एग्जांपल आपको क्रिएट कर दिया, एक बेसिक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया जिससे कि आपकी ये स्टेटमेंट क्लियर हो गई है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है हमारे पास, ABCD, ठीक है। रिसर्च का जो पहला थीसिस होता है उस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन भी करते हैं, ऑब्जेक्टिव भी करते हैं, करैक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, ठीक है। सो ये वन ऑफ देम, ये एक पार्ट है उसका ऑब्जेक्टिव, तो बिल्कुल करेक्ट है ये ऑप्शन। थोड़ा सा मैं यहाँ आपको डिस्कस कर देता हूँ इस चीज़ को। ये देखिए, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च आर स्टेटेड इन फर्स्ट चैप्टर ऑफ थीसिस, ठीक है। सो अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू योर रिसर्च डिज़ाइन, मैंने यहाँ पे रिसर्च डिज़ाइन आपके लिए डिस्कस किया हुआ थोड़ा सा, जिसमें रिसर्च के क्वेश्चंस होते हैं, हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हाइपोथेसिस एक मेन पार्ट है इसका, जब तक किसी चीज़ की परिकल्पना नहीं करोगे, अज्यूम नहीं करोगे उस चीज़ को, क्वेश्चन रेज नहीं होंगे, आइडेंटिफाई नहीं करोगे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो रिसर्च आपकी शुरू नहीं होगी। सो एज an overview of research approach and the technique, the measurement that will be used to analyze data are also included in the introductions,
सो अब इसमें सेकंड ऑप्शन है कि एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए क्या, तो ये है अ गुड रिसर्चर मस्ट बी ओपन माइंडेड एंड मस्ट आल्सो अडॉप्ट ए क्रिटिकल वे ऑफ थिंकिंग, है ना। तो एक लॉजिकल वे भी होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ स्टेप्स से क्लियर नहीं होती, स्टेप्स को यूज़ कैसे करना है रिसर्च के, वो इंपॉर्टेंट है। सो वेरिएबिलिटी इज द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम। अगर एक साधन, एक सोर्स नहीं आपको यूज़फुल रहा रिसर्च के लिए, तो उसके लिए आप की एक मेंटली एबिलिटी होती है, एक थिंकिंग होती है क्रिटिकल वे की, तो आप उस स्किल्डफुल माइंड को यूज़ कर सकते हो उस चीज़ के लिए। सो ऑल ओवर सारे ही हमारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। सो डी ऑप्शन आएगा, ऑल ऑफ द अबव, राइट आंसर आएगा डी यहाँ पे, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर रिसर्च प्रॉब्लम इज़ फिजिबल ओनली व्हेन, एक रिसर्च प्रॉब्लम कब फिजिबल हो सकती है, ठीक है, कब आपको ज़रूरत पड़ती है एक रिसर्च करने की, जब वो रिसर्च रिलेवेंस हो, है ना। अगर मैं कहूँ कि हवा बहुत ज़्यादा रहती है आसपास, वो क्यों रहती है ना, अगर हवा रहती है तो क्यों रहती है, ये धरती नीचे है, ये ऊपर क्यों नहीं जा सकती, आसमान नीचे क्यों नहीं आ सकता। सो इरिलेवेंट, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिस पे कोई तर्क नहीं होगा, जिस पे कोई एविडेंस नहीं होगा, जिसको एनालिसिस नहीं कर सकते, जिस चीज़ को, यूजलेस रिसर्च हो जाती है, तो उसमें रिलेवेंस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूटिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसर्चेबल होना इंपॉर्टेंट है। इट इज़ न्यू एंड ऐड समथिंग, जब आप कोई चीज़ नई ऐड करते हो मतलब रिसर्च के प्रोजेक्ट में, ठीक है, सो रिसर्चेबल हो जाती है। सो यहाँ पे क्या है कि शोध समस्या, इसमें क्या है, एक शोध समस्या तभी संभव है जब इसमें, ठीक है, कहाँ था हमारा, एक्चुअली स्लाइड थोड़ी चेंज हो गई है, हाँ, जब इसमें रिलेवेंस हो, रिसर्चेबल हो, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है आपके लिए। आ रिसर्च प्रॉब्लम इज स्टेटमेंट रिलेटेड टू एन एरिया ऑफ कंसर्न, डिफ़िकल्टी टू बी रिमूव्ड। रिसर्च का मेन मकसद होता है कि डिफ़िकल्टी से सॉल्व करनी, जो माइंड में डाउट्स हैं वो दूर करने, है ना, और एक कंक्लूज़न पे जाना जहाँ पे आप सेटिस्फाई हो सको पूरे प्रोसेस को फॉलो करके। सो सिलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम इज़ अ विटल कंपोनेंट ऑफ बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है। सो क्वालिटेटिव भी होती है रिसर्च, क्वांटिटेटिव भी होती है, ठीक है, कि कितने स्टूडेंट क्लास में पढ़ने वाले हैं, कितने नहीं हैं। अब क्वांटिटेटिव ये हो गई, क्वालिटेटिव क्या होती है कि क्या क्या उनके ऊपर वर्डन्स है, वो काउंट नहीं किए जा सकते, कोई इमोशनल ज़्यादा है, कोई एग्रेसिव ज़्यादा है, ठीक है। सो ऐसे ये सब चीज़ें आ जाती हैं। टू फॉर्मुलेट अ रिसर्च प्रॉब्लम वी मस्ट स्पेसिफाई द रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्लियरली, रिव्यू द कॉन्टेक्स्ट इन्वायरमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, एक्सप्लोर प्रॉब्लम नेचर टू डेवलप बेटर सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। सो ऑल ओवर क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं ड्यूरिंग रिसर्च, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। नाउ ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेटा कलेक्शन मेथड। सो डेटा कलेक्शन मेथड कौन कौन सा है इसमें से। एंथ्रोलॉजी भी एक डेटा कलेक्शन का मेथड है जो कि क्वालिटेटिव डेटा को कलेक्ट करता है, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, मुझसे किसी ने डाउट के रिगार्डिंग पूछा था ये, लेकिन पेंडिंग में रह गया था, ठीक है, इसलिए आज मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। एक क्वालिटेटिव मेथड है एंथ्रोलॉजी, सॉरी, ठीक है, डाटा कलेक्शन मेथड है क्वालिटेटिव डेटा। सो डेटा कलेक्शन का कौन सा इसमें से मेथड हो सकता है। ओपिनियन तो आपके विचार हैं, इसमें कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिविज्म भी हम डिस्कस करेंगे, अभी केस स्टडी भी डिस्कस करेंगे, इंटरव्यू भी डिस्कस करेंगे। सो इस स्लाइड पे आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ये देखिए इसमें क्या होता है कि एज अ फिलॉसफी पॉजिटिविज्म देयर टू व्यू। पॉजिटिविज्म क्या है, अब पॉजिटिविज्म है ऑब्जर्वेशन, जो आपने अपने नॉलेज से, पास्ट एक्सपीरियंस से गेन किया, एक एक्सपीरियंस लिया, ठीक है, लेकिन डेटा कलेक्ट नहीं होता उससे, ऑब्जर्वेशन से डेटा कलेक्ट नहीं होता। ये एक पार्ट है, एक मतलब डेटा कलेक्ट करने का। केस स्टडी एक डेप्थ स्टडी है जिसमें आप एनालिसिस करते हो चीज़ों को, कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें नुकसान हुआ है तो क्यों हुआ है, उसमें बेनिफिट हुआ है तो क्यों हुआ है, अगर कुछ भी नहीं हुआ, ब्रेक इवन पॉइंट है, तो उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, ठीक है, एक डेप्थ स्टडी होती है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू आर comparable to questionnaires with the same question in the same order to each subject with multiple choice answers। सो इंटरव्यूज़ में क्या क्या चीज़ें होती है, अब ये डाटा कलेक्शन के मैंने मेथड यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। इंटरव्यू आ जाता है, क्वेश्चनरीज एंड सर्वेज आ जाता है, ऑब्जर्वेशंस आ जाता है, डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड, फोकस ग्रुप, ऑरल हिस्टोरियज, है ना। तो ऑल ओवर इसमें क्या होता है, इंटरव्यू में डेटा कलेक्ट किया जाता है, जिसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों ही डेटा कलेक्ट हो जाते हैं। ज़्यादातर क्वालिटेटिव डेटा को कलेक्ट किया जा सकता है कि आप जैसे आपको क्या पसंद है, आप बर्डन में काम कर लोगे नहीं कर लोगे, आप किस चीज़ से मोटिवेट होते हो, है ना। अगर हम एक जॉब इंटरव्यू की बात करें, सो यू कैन यूज स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसमें स्ट्रक्चर भी होता है, स्ट्रक्चर जो क्वेश्चन पहले से डिसाइड होते हैं, आपकी कितनी क्वालिफिकेशन है ना,
कितनी क्वालिफिकेशन है, कितने टाइम का एक्सपीरियंस है। और इसके अलावा अनस्ट्रक्चर्स हम बोल सकते हैं, जैसे कि आपको कैसे काम करना अच्छा लगता है। अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू जो मतलब होते ही नहीं है बीच में, खुद ही मतलब डिसाइड किए होते हैं। चलो, सो द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कौन सा प्रोसेस है जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जिसकी ज़रूरत नहीं होती। ऑब्जर्वेशन की तो ज़रूरत पड़ती है, ऑब्जर्व करोगे किसी चीज़ को तभी क्वेश्चन निकालोगे, आइडेंटिफाई करोगे प्रॉब्लम्स को। मैनिपुलेशन एंड रिप्लेशन की भी ज़रूरत पड़ती है और कंट्रोलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है। रेफरेंस कलेक्शन क्या होता है, जब आप रिसर्च कर लेते हो, वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में नहीं आता, वो थियोरेटिकल में आता है, वो थ्योरीज हो जाती हैं जिसमें आप डेटा मतलब कलेक्ट करके मेंशन करते हो, राइट डाउन करते हो उन चीज़ों को। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या क्या चीज़ें हैं। आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द प्रॉब्लम, रिव्यू रिलेवेंट लिटरेचर। ठीक है, प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए एक रिसर्च प्रोसेस में। फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस होनी चाहिए, रिड्यूस देयर कॉन्सिक्वेंसेस, कंस्ट्रक्ट एंड एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन, कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट्स। सो ये सब ऑल ओवर चीज़ें हमारी रिसर्च में आ जाती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे नेम इसलिए दिया हुआ है इसका क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन है एक्चुअली हमने 6 से क्वेश्चन शुरू किए हैं, 6 तक ऑलरेडी हो चुके हैं, 7 से हमने क्वेश्चन शुरू किए हैं। सो जो 6 तक के क्वेश्चन है अगर आपने वो देखने हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब करके चैनल को वहाँ से देख सकते हो, आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी। तो मैं लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में ये लिंक डाल दूँगा जितनी भी वीडियोज़ हैं पेपर 1 के लिए, 2 के लिए। सो विच टाइप ऑफ स्टडी will be preferred by researcher to estimate the degree of relationship between level of education and achievement motivation। हमने एस्टिमेट लगाना है, ठीक है, एजुकेशन के लेवल को और अचीवमेंट मोटिवेशन और एजुकेशन के लेवल में जो रिलेशनशिप है उसमें हमें एस्टिमेट लगाना है। ठीक है, सो इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सो राइट आंसर क्या होगा आप खुद जज कर लेना। नेचुरलिस्टिक मैंने डिस्कस किया था, ठीक है, लास्ट वाले कुछ क्वेश्चंस में अभी, कि इसमें क्या होता है एक सोशल एक्टिविटीज़ को हम जज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एजुकेशन और मोटिवेशन को जज करना है। 2 वेरिएबल हमारे पास हो गए हैं। ठीक है, सो रिसर्च मैटर कॉमनली यूज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट एंड अदर सोशल साइंटिस्ट। दिस टेक्निक इन्वॉल्व स्टडिंग दी सबकॉन्शियस बिहेवियर और पार्टिसिपेशन इन नेचुरल सराउंडिंग। जो नेचुरल आपके सराउंडिंग्स हैं, एक सोसाइटी है, सोशल एक्टिविटीज़ है, उनके बेस पे ऑब्ज़र्व करना, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया था, उसमें मैंने एग्जांपल भी आपको दे दिया था। सो ये ऑप्शन गलत है हमारा। हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे 1 वेरिएबल नहीं है, 2 वेरिएबल है। ठीक है, अब उन पे एस्टीमेट हमने निकालना है। यहाँ पे इन्वेंट्री की क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं, इन्वेंट्री में आ जाता है इंक्लूडेड डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन फॉर द पर्टिकुलर रिसर्च मेथड। ठीक है, रिसर्च कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज केयरफुल सिस्टमैटिक पेंटियन स्टडी इन्वेस्टिगेशन इन सम फील्ड ऑफ नॉलेज। एक्चुअली ये प्रोसेस है एक रिसर्च का। ठीक है, इन्वेंट्री की अगर हम बात करें तो इसमें कैसे रिसर्च करनी है, सिस्टमैटिक होनी चाहिए, पेंटिंग स्टडी होनी चाहिए, केयरफुली होनी चाहिए, हम बोल सकते हैं गाइडलाइन है। ठीक है, एक लीडिंग है इसके लिए। सो ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल गलत है। कॉरेलेशन रिसर्च की बात करें, इसमें क्या होता है कि इज़ अ टाइप ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ही नहीं है, तो ये तो आपका ऑप्शन ही कैंसिल हो गया यहाँ पे। क्यों नहीं है, इन विच द रिसर्चर मेजर 2 वेरिएबल, इसमें मापे रिलेशनशिप देखा जाता है कॉरेलेशन में, जिसमें क्या होता है बिटवीन विद लिटल और नो एफर्ट टू कंट्रोल एटोनमस वेरिएबल्स। इसमें 2 वेरिएबल्स को का रिलेशन जाना जाता है, इसमें जो 2 वेरिएबल्स होते हैं कॉरेलेशन रिसर्च में। ठीक है, लेकिन ये नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। ठीक है, तो राइट आंसर है हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड। इसमें क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है कॉज इज मैनिपुलेटेड एंड डिपेंडेंट वेरिएबल द इफेक्ट। ठीक है, सो एक्चुअली थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा एक्चुअली गलत हो गया है, मैंने थोड़ा सा गलत यहाँ पे डिफाइन हो गया मुझसे। राइट आंसर आपका कॉरेलेशन रिसर्च होगा, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स के बीच में वो किया गया है, रिलेशंस को एस्टिमेट किया गया है। ठीक है, तो इज़ अ टाइप ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो उसके लिए सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया हमारा।
ठीक है। एक नेक्स्ट आगे एक क्वेश्चन आने वाला है जो सिमिलर सा है थोड़ा सा, उसके बेस पे यहाँ पे थोड़ा सा गलत जजमेंट हो गई है। सो इज़ अ टाइप ऑफ नॉन मेंटल रिसर्च में क्या होता है यहाँ पे, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, ये एक नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है जिसमें हमने डिग्री एस्टिमेट करनी है दोनों के बीच की रिलेशनशिप। तो इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, जस्ट हमने जानना है, मतलब रिसर्च करनी है, इसमें कोई एक्सपेरिमेंट वाली बात नहीं है एजुकेशन और अचीवमेंट मोटिवेशन में। सो कॉरिलेशन रिसर्च में क्या होता है, जब दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप जाना जाता है, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमारे दो मेथड आ जाते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉज और इफेक्ट किसका पड़ा। तो यहाँ पे ना तो किसी का कॉज पड़ रहा है ना कोई इफेक्टिव है, मतलब ना तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अगर हम इनको देखें तो एजुकेशन एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, सेम एज अचीवमेंट मोटिवेशन। सो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट मेथड हमारा गलत हो जाता है, कॉरिलेशन रिसर्च हमारा सही आंसर है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें दो वेरिएबल का रिलेशन जाना जाता है और हमने इसमें रिलेशन ही जानना है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका यहाँ पे कि विच स्केल इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट। कौन सी स्केल सिंपलेस्ट फॉर्म है मेजरमेंट की, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। तो मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है आपके लिए, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन, विच स्केल इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट। अब नॉमिनल स्केल में क्या होता है, क्वालिटेटिव है, जैसे कि एक गर्ल है एक बॉय है, आप उसको देखोगे ऑब्जर्व करोगे कौन सी गर्ल है कौन सी बॉय है, नॉमिनल बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल देख के एक बेसिक मतलब नॉमिनल मेथड हम बोल सकते हैं, सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ें होती हैं, दिस डोंट हैव न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होती, सो कैन नॉट बी एडेड, सब्सट्रैक्टेड, डिवाइडेड, मल्टीप्लाइड, कुछ भी नहीं होता, ना डिवाइड होता है ना सब्सट्रैक्ट होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती इसमें। क्वालिटेटिव मेथड है जिसमें ऑब्जर्वेशंस लिया जाता है। दीज आल्सो हैव नो ऑर्डर, नो नॉमिनल स्केल मेजर ओनली सेटिस्फाई द आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी ऑफ मेजरमेंट। सो एग्जाम्पल के तौर पे जेंडर इज एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल डैट इज मेजर ऑन नॉमिनल स्केल, इंडिविजुअल में क्लासिफाइड है मेल एंड फीमेल, ऑलरेडी मैं आपको ये क्लियर कर चुका हूँ। सो ऑर्डिनल स्केल में क्या होता है, जो मेजरमेंट की फॉर्म में लिए जाते हैं, जो कि इट मेजर वेरिएबल इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड और रैंक, जैसे कि किसी का 100 रैंक का है, किसी का 98 रैंक का है, जैसे कि यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में होता है, ठीक है, किसी के ग्रेड 1 आई, किसी के 2 आई ग्रेड, ठीक है, स्केल के हिसाब से याद आ जाए। क्वालिटेटिव मेथड में आता है ये भी, ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं होता है जिसमें रैंक डिसाइड किए जाते हैं। सो द ऑर्डिनल स्केल एज प्रॉपर्टी ऑफ बोथ आइडेंटिटी एंड मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल की बात करें कि इन अ रेस इफ राम टेक फर्स्ट एंड विदुर टेक सेकंड प्लेस, वी डोंट नो कंपटीशन वाज क्लोज बाय हाउ मैनी सेकंड्स। सो अब इसमें रैंक देखा जाएगा, मान लीजिए विदुर लिखा हुआ है, राम और विदुर का हुआ मतलब ये रेस हुई, तो उसमें फर्स्ट कौन आया सेकंड कौन आया, ये तो नहीं देखा जाएगा कितनी सेकंड वगैरह वो भागे। अगर हम बात करें मेन रैंक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, सो ऑर्डिनल स्केल हमारा ऑर्डिनल स्केल हमारा आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये ऑर्डिनल स्केल में आता है। राइट आंसर हमारा नॉमिनल है, नॉमिनल स्केल राइट आंसर है, सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसमें ना तो कुछ प्लस माइनस होता है ना ही क्वांटिटेटिव डेटा है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, क्वालिटेटिव डेटा में दो ही आते हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल। अगर हम क्वांटिटेटिव बात करें क्वांटिटेटिव की, तो क्वांटिटेटिव में इंटरवल और रेशियो आता है, ठीक है। अब इसमें भी मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल आपके लिए दिया हुआ है। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल टेम्परेचर ऑन सेल्सियस थर्मोमीटर 90 डिग्री हॉटर। अब इसमें क्या होता है कि इसमें डिग्रीज़ के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर कोई टेम्परेचर 60 डिग्री से 80 डिग्री है या 10 से लेकर 30 डिग्री है, वो उनमें डिफरेंस नहीं होगा, वो इक्वलिटी में लिए जाएंगे, ठीक है। मीन्स जिसमें डिग्री के अकॉर्डिंग कोई चीज़ मापी जाए, जिसमें ये न्यूमेरिकल वैल्यू में आता है, क्वांटिटेटिव वैल्यू में आता है, ठीक है। इसमें आइडेंटिफाई होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इक्वल डिस्टेंस होता है, ठीक है। सो सेम एज रेशियो स्केल है आपका, इंटरवल के अकॉर्डिंग ही सेम है रेशियो स्केल है। ये थोड़े से टफ होते हैं यूज़ करने के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम सिंपल बोलें, नॉमिनल जो मेज़रमेंट है सबसे इजी है, सिंपलेस्ट फॉर्म है रिसर्च के लिए। सो द रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट इज सिमिलर टू इंटरवल स्केल, ठीक है, एंड दैट इज आल्सो रिप्रेजेंट क्वांटिटी एंड हैज़ इक्वलिटी ऑफ यूनिट विद वन मेजर डिफरेंस, 0 इज़ मीनिंगफुल। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि 45 डिग्री सेल्सियस हीट तापमान है आपका, ठीक है,
टेम्परेचर आपका 45 डिग्री सेल्सियस। जब वो ज़ीरो हो जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़ीरो हो गया, जैसे ही वो ज़ीरो होगा वहाँ से ठंड होनी शुरू हो जाती है ना, -0 माइनस ये माइनस वो ऐसे ऐसे करके, है ना। सो मतलब उसमें क्या होता है कि ज़ीरो होने का मतलब भी यहाँ पे कुछ ना कुछ है। जो रेशियो स्केल होता है वहाँ पे जीरो पे भी उसको मेज़रमेंट किया जाता है। सो इतना सा दोनों में डिफरेंस है कि जैसे यहाँ पे नीचे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि डिस्टेंस 10 मील का है तो आप उसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हो। 5 मील किए तो 10 मील हो गया। मतलब दोनों ही न्यूमेरिकल फॉर्म है, क्वांटिटेटिव बिल्कुल क्वांटिटेटिव है ये दोनों ही मेथड, वो क्वालिटेटिव है जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। सो जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ मेरा चैनल वो कर लीजिए। और मेरे सब्जेक्ट जो रहेंगे मैनेजमेंट, HRM, कॉमर्स, जिनमें कि कुछ यूनिट सिमिलर सी हैं वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद वाला जो सेशन होगा उसमें डिस्कस करेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो जिन का मैनेजर इकोनॉमिक्स है सब्जेक्ट वो भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और टारगेट यही रहेगा कि 100 MCQ सीरीज़ जो क्वेश्चंस हैं वो पेपर 1 के भी कवर हों हर यूनिट के, और पेपर 2 के भी हर यूनिट के कवर हों। बेसिकली जो सब्जेक्ट रहेंगे वो मैंने आपको बता दिए, HRM रहेगा, कॉमर्स रहेगा, मैनेजमेंट रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।